हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से फील्ड लिखा, पोटेंशियल लिखा, ठीक है। अब डाइपोल पे ही आगे है। आगे टॉपिक अपना क्या है कि भाई अब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, उस पर कैसे फोर्स लगेगा, कैसे टॉर्क लगेगा, कैसे उसकी एनर्जी लिख सकते हैं। सो आज अपना पूरा काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काम की बात क्या है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इजी आएगा सीबीएसई में इसकी डेरिवेशन, और इस पे न्यूमेरिकल आने के ठीक ठाक चांस होते हैं, है ना। जेई नीट में तो आते ही हैं, ठीक है, मतलब दैट सिंपल थिंग, बट सीबीएसई के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखेंगे इसको, क्या हो रहा है भाई। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्टेट है, इक्वल डिस्टेंस लाइन है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके कुछ दूरी पर अगर हम एक डाइपोल रख देते हैं, ठीक है। डाइपोल मतलब माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ऐसे रख दिया हमने, ठीक है। सो जो अपना डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। सो अपने को पहले इस पर फोर्स देखना है ना। एफ नेट देखते हैं कितना बनेगा, ठीक है। इस पोजीशन पे ही देखेंगे, नेट फोर्स देखेंगे। इस पोजीशन पे नेट फोर्स देखें तो माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो प्लस पे तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स लगता है, और माइनस पे उल्टा लगता है। तो इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट हैंड में लगेगा, वैल्यू उसकी Q इंटू ई, सिंपल। उस पर ऐसे लगेगा Q इंटू ई, है ना। सो अगर मैं बोलूं नेट फोर्स कितना बना, नेट फोर्स क्या बना, उतना ही आगे उतना ही पीछे, जीरो, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डाइपोल किस तरफ डिस्प्लेस हो सकता है, किसी तरफ भी नहीं हो सकता, यही पड़ा रहेगा, नेट फोर्स जीरो ही है ना। भाई ये दोनों चार्ज इतनी डिस्टेंस पे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, है ना। तो बात कर रहे हैं हम कि इसकी मोमेंट जो है वो नहीं होगी। बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा घुमा के भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट से ऐसे हो अपना डाइपोल, डाइपोल मोमेंट P ऐसे बन गया, ये अपना नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा QE, उस पे फोर्स आगे लगेगा QE, सिंपल, है ना। तो अब भी जो नेट फोर्स है वो कितना बना, F नेट अगर बात करें तो वो कितना है, जीरो ही है। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि ये फोर्स कुछ तो करेगा, मतलब ये जो कपल है फोर्सेस का, एक आगे एक पीछे, मतलब इसको कपल बोल सकते हैं, जो कपल है फोर्सेस का, ये कंबाइंडली इस कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है डाइपोल के साथ। क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई। इस पॉइंट को हम अगर फिक्स मान लें तो इसको आगे खींच रहा है, इसको पीछे, तो आगे पीछे खींच रहा है, तो इससे क्या होगा, ऐसे वापस आएगा, ऐसे वापस आने की कोशिश रखेगा। बात क्लियर। तो नेट फोर्स तो जीरो है, बट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, रोटेशन की पक्का टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रोटेशन की टेंडेंसी है अपने पास, है ना। तो ये डाइपोल किसी भी पोजीशन में रखो चाहिए, नेट फोर्स तो जीरो ही आएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे घूमने की टेंडेंसी है क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा, है ना। एक डाइपोल ऐसे रखा के खींचो पीछे खींचो, घूमेगा कहाँ, घूमेगा ही नहीं, बट ये घूम जाएगा, है ना। तो अगर घूमने की टेंडेंसी है, रोटेशन की टेंडेंसी है, तो देयर मस्ट बी अ टॉर्क, तो टॉर्क होना चाहिए, टॉर्क की वजह से ही चीजें घूमती हैं, सिंपल है। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं, या डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, ध्यान रखना है R पहले है F बाद में है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में अगर इनको उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जैसे A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A। सो टॉर्क लगेगा, टॉर्क के ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो अपने को अब टॉर्क लिखना है ना। सो इसको नोट करो एक बार,
ठीक है। तो टॉर्क लिखते हैं हम, टॉर्क, ठीक है। सो इसको मैं उठा रहा हूँ। सो भाई हम क्या करते हैं ना कि इस डायपोल को अगर हम सीधा रखते हैं तो टॉर्क नहीं लगा था, ऐसे ही रखा तो टॉर्क नहीं लगा था, बट टेढ़ा रखा तो लगा था। तो मैं क्या करता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इसके कुछ थीटा एंगल पे, जनरल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल लेके यहाँ पे डायपोल रख दो, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। सो अब इस पर टॉर्क फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। सो अब क्या फाइंड करना है, टॉर्क, टॉर्क ऑन डायपोल, ठीक है। टॉर्क ऑन डायपोल फाइंड करना है, ठीक है। सो टॉर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, और टॉर्क है ना किसी पॉइंट के अबाउट भी लिखेंगे हम, टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट होता है ना, ठीक है। सो अबाउट लिखना है अपने को सेंटर, ठीक है, मतलब इसके सेंटर के अबाउट ही लिखेंगे टॉर्क, ठीक है। सो चलो भाई लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो पहले फोर्स लिखेंगे, इस पे फोर्स आया आगे की तरफ, कितना, क्यू ई, इस पे फोर्स आया पीछे की तरफ, क्यू ई, है ना। अब इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो देखो एफ तो ये है, आर क्या होता है, आर क्या होता है भाई, जैसे कोई बॉडी है इसको यहां से फिक्स कर दो, है ना, इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगा दो एफ, तो एफ तो ये है, डिस्टेंस कहां से लिखनी है, यहां से, किसकी, जहां पे फोर्स लगा, तो आर ये होता है, आर वेक्टर, है ना, तो ये होती है डिस्टेंस अपनी। तो एफ ऐसे लगा तो आर अब ये है, ये वेक्टर क्या है, आर है ना, और दूसरे के लिए आर वेक्टर ये है, सिंपल, ठीक है। बट जो टॉर्क होता है या तो उसको लिखते हैं हम आर क्रॉस एफ। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट में अगर जाऊंगा तो ना, तो अपने को थोड़ा बेसिक कम समझ में आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला सा बन जाता है, ठीक है। सो हम बिल्कुल बेसिक से सोचेंगे इसको, है ना। तो बेसिक क्या है कि इस फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक कर दो, फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक कर दो, तो फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे कैसे होंगे, एक इस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा, है ना। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, इस तरफ क्यू ई कॉस थीटा, इस तरफ क्यू ई साइन थीटा, सिंपल। दूसरे इस फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, इस फोर्स के कंपोनेंट एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ, सिंपल है। अच्छा, ये एंगल थीटा कहाँ दिखेगा, कहाँ दिख रहा है ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा ही है, ठीक है। सो दिस विल बी क्यू ई कॉस थीटा एंड दिस विल बी क्यू ई साइन थीटा, सिंपल। अच्छा, अब देखेंगे ध्यान से कि भाई क्या दिख रहा है अपने को कि इस फोर्स को तो भूल जाओ, इन दो को याद रखो, इन दो को याद रखो। अब मैं इन दो फोर्सेस की बात करूं जो कॉस थीटा वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, डायपोल को ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे अगर खींच रहे हैं तो घूमेगा क्या, बिल्कुल नहीं घूमेगा, ऐसे कैसे घूम जाएगा, है ना। रोड को ऐसे खींचोगे घूमेगी थोड़ी। तो कौन से फोर्स घुमा रहे हैं, एक तो ये, एक ये, दो ही फोर्स घुमा रहे हैं, बात क्लियर है, ठीक है। सो भाई अब ये फोर्स जो है, ये वाला जो फोर्स है, ये डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो गया, सिंपल, एंड ये वाला फोर्स भी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर ही हो गया, सिंपल भाई, है ना। तो टॉर्क होता क्या है, डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स बोल सकते हैं, डिस्टेंस और फोर्स कौन सा, जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, यही घुमाएगा ना, है ना, इसी से घूमेगा ना। सो किसी एक चार्ज पर अगर टॉर्क लिखूं मैं, टॉर्क ऑन दिस, टॉर्क ऑन पॉजिटिव क्यू लिख रहा हूं बस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्यू पे जो फोर्स लगा उसका टॉर्क लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, फोर्स क्यू ई साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर लिख दो एक बार, है ना। इसकी डायरेक्शन लिखो साथ में, डायरेक्शन लिखते हैं, डायरेक्शन अपनी घूमने वाली डायरेक्शन सोचनी है, घूमने वाली, तो घूमना तो है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स कैसे घुमाएगा इसको, क्या लग रहा है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ही चलती है ना घड़ी, 12 1 2 ऐसे ही चलती है, तो क्लॉकवाइज है, ठीक है। दूसरा टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन माइनस क्यू लिखो, फोर्स यही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही, तो क्यू ई साइन थीटा इनटू आर, इसकी डायरेक्शन क्या है, ध्यान से देखना है, उल्टी नहीं हो गई, सीधी है उल्टी है, ये कैसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे, अब घड़ी ऐसे ही तो चलती है, ये भी कैसे घुमाएगा, ऐसे, वैसे ही चलती है घड़ी, है ना। तो ये भी कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों ही हेल्प कर रहे हैं घूमने में, एक दूसरे के टॉर्क को काट नहीं रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। डायरेक्शन फोर्स की उल्टी है,
कोई बोले नेट फोर्स कितना है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव कट जाएगा, बट टॉर्क तो दोनों का ऐड हो जाएगा, है ना। सो अगर नेट टॉर्क की बात करें, टॉर्क नेट की अगर बात करें तो क्या होगा भाई, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम ऐड कर देंगे कितना बनेगा 2QE साइन थीटा इंटू आर, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। बात क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि भाई Q इंटू 2R, ठीक है, क्या लिखते हैं, तो अपना डायपोल मोमेंट क्या था, मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसका बस। डायपोल मोमेंट P था, क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितनी है 2R, है ना। तो क्या इसमें देख पा रहे हैं हम, ये 2QR, हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये है और ये है, दिख रहा है। सो ये क्या है, P है, और आगे क्या बच गया E, क्या आगे क्या बचा, साइन थीटा। टॉर्क नेट क्या बन गया, PE साइन थीटा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब ये तो जो लिखा ना हमने वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही है बेसिकली, मतलब ये जो P साइन थीटा है ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे PE साइन थीटा क्या होता है, AB साइन थीटा इज A क्रॉस B, बट ध्यान रखने की क्या बात है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी AB साइन थीटा होता है, एंड B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड भी B साइन थीटा होता है ना। A क्रॉस B करो या B क्रॉस A करो, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी आती है, ठीक बात, ठीक है। सो ये अपने को क्या दिख रहा है, इस मैग्नीट्यूड से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ही चीज बोल सकते हैं अभी के लिए। तो कौन कौन सी भाई, कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड भी हो सकता है ना, क्योंकि P क्रॉस E मैग्नीट्यूड क्या होगा, P का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होगा, एंड टॉर्क जो है E क्रॉस P भी हो सकता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, है ना। सो डायरेक्शन देखनी है बस अपने को, डायरेक्शन देखनी है, मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, ठीक है। सो P क्रॉस E की डायरेक्शन चेक करो एक बार, P क्रॉस E की डायरेक्शन चेक करते हैं। P कहाँ है, P कहाँ था, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो P कहाँ था, ये था P वेक्टर, सिंपल है, ठीक है। सो P वेक्टर इज लाइक दिस, एंड वेयर इज E वेक्टर, E वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल एंड एंगल इज दिस थीटा। सो P क्रॉस E की डायरेक्शन क्या बनेगी, P क्रॉस E की डायरेक्शन देखो जरा, P की तरफ हाथ करेंगे, E की तरफ टर्न करेंगे, तो P क्रॉस E डायरेक्शन क्या आई, घूम किस तरफ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब डाउनवर्ड, है ना। और यहां भी कौन सी, सॉरी क्लॉकवाइज, घूम कैसे रहा है ना, 12 1 2 ऐसे आएगा ना, 12 1 2 3, तो क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं ना P क्रॉस E में। सो P क्रॉस E की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इनटू द प्लेन, एंड क्लॉकवाइज का मतलब भी क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओ, इनटू द प्लेन ही होता है ना। सो अपने को क्या पता लगा कि भाई टॉर्क की जो डायरेक्शन है एंड P क्रॉस E पूरे वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, कैप लगा दिया तो डायरेक्शन मतलब, बात क्लियर। बट E क्रॉस P अगर करेंगे तो क्या बनेगा, E क्रॉस P एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, ये उल्टी डायरेक्शन होगी, है ना। सो ऐसे घूमना मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब इनटू द प्लेन डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो आउट ऑफ द प्लेन होती, बट यहाँ पे कौन से, इनटू द प्लेन ही है, तो डायरेक्शन भी अपने को पता लग गई। सो टॉर्क को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अब हम टॉर्क इज P क्रॉस E वेक्टर, सिंपल, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो P साइन थीटा याद रखेंगे, ठीक है, एंड डायरेक्शन की भी बात याद रखें तो टॉर्क इज P क्रॉस E, बात क्लियर, ठीक है। जस्ट नोट, आगे चलते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड इसको दोबारा देख लेना, पता लग जाएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं, जस्ट नोट इट, आई एम रबिंग, 1 2 3 गो। अब अपने को लिखना है, क्या लिखना है, एनर्जी लिखेंगे अभी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी बहुत ही काम का टॉपिक है, सेम ही सीबीएसई में बार बार पूछा जा सकता है। तो देखो पिछली डेरिवेशन बहुत ही छोटी थी, बहुत ही स्मॉल थी, देख ना। ठीक है, तो 3 नंबर में 4 नंबर में पूछ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है भाई, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये रहा, एंड फिर डायपोल बनाओ। ठीक है, सो ये डायपोल बना दिया है ना, यहाँ पे माइनस क्यू, इसके कुछ दूर प्लस क्यू है ना, एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये P, एंड ये एंगल थीटा। अब इस जनरल थीटा एंगल पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना। अब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए तो अपने को रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए होता है ना। जैसे हम ग्रेविटी की लिखते हैं, ग्रेविटी की लिखते हैं तो यहाँ पोटेंशियल 0 अज्यूम की, तो इससे h हाइट ऊपर mgh, h हाइट नीचे माइनस mgh है ना। अच्छा, एक और बात थी, चार्जेज में क्या बना था, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है उससे इनफाइनाइट दूर एनर्जी 0 अज्यूम की हमने। इनफाइनाइट दूर मतलब पोटेंशियल देखा ना, है ना, पोटेंशियल, और यहाँ पे और कोई चार्ज रख दोगे तो ये क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0। कहाँ थी वो, इनफाइनाइट पे थी। सो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अपने को हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। रेफरेंस पे क्या होगा, जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही याद रखने की है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ है, और वो हमने अज्यूम की है। साइंटिस्ट ने एक बार बोल दिया, हम मानते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने भी मान लिया, तुम भी मान लो यार, है ना। तुम्हें बोलने किसने बताया, मास्टर ने बताया, बस काम खत्म। ठीक है, सो जो 0 एनर्जी है वो यहाँ पे हम मानते हैं इसकी, इस पोजीशन पे जब E एंड P ऊपर की तरफ आ गया है ना, और E आगे हो गया, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं, ये है अपनी रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, और इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको 0 अज्यूम किया है, अज्यूम्ड, और ये स्टैंडर्ड है, कोई भी इसको मना नहीं करता है, यहीं पे 0 मानते हैं सब के सब, है ना। इसमें तो कुछ भी चेंज कर सकते थे हम, इसमें यहाँ 0 मान लो, या mgh हो जाएगी, वहां 2 mgh हो जाएगी। इसके अंदर भी 0 स्टैंडर्ड था, इनफाइनाइट पे ही 0 है ना। तो इसमें भी अब स्टैंडर्ड हो गया, जब P एंड E परपेंडिकुलर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। आगे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और क्या बनती है। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक और डेफिनेशन क्या बनती है। ठीक है, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन पुटिंग, जो भी अपना सिस्टम है, इन पुटिंग सिस्टम फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन टू दैट पोजीशन। मतलब इसका क्या है कि भाई किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड कैसे है, कि भाई ऐसे डिफाइंड है कि भाई रेफरेंस पॉइंट पे ले जाओ पहले, और वहां से उस पॉइंट तक लेके आओ जहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, और जितना वर्क डन होगा, जितना अपने को काम करना पड़ेगा वहां तक लाने के लिए, वही क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। सिंपल बात। ठीक है, मतलब बात क्लियर है ना। सो हमने जितना वर्क किया, कहां से, 0 एनर्जी से उस पॉइंट तक, तो हमने जितना उस पर वर्क कर दिया वो उसकी एनर्जी बन गई, और उसकी एनर्जी मतलब वही तो है, हमने ही तो वर्क किया, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया। ठीक बात। सो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, है ना, सो अपने को क्या करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि भाई ये डायपोल मोमेंट यहां है, E यहां है, ये एंगल थीटा है, इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है अपने को। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी क्या होगी भाई, ये होगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम
कहाँ से लाना पड़ेगा इसको यहाँ से लाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जीरो कहाँ है, यहाँ है, ये प्लस माइनस, ठीक है। सो इसको आर एल या आर पी रेफरेंस पोजीशन, आर पी मतलब रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू दिस पोजीशन, सिंपल, ठीक है। मतलब इसको पकड़ के यहां तक लेके आओ, तो जितना वर्क हो जाएगा ना उसमें वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। बात क्लियर है, ठीक है। सो अब हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो जस्ट नोट आई एम रबिंग, ठीक है। सो देखो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे ना खाली फोर्स से काम नहीं चलेगा, अपने को टॉर्क पे भी काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक बार मैं बता देता हूं, वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय फोर्स जो होता है वो होता है एफ डी एक्स, सिंपल, इसका इंटीग्रेशन कर दो और कुछ नहीं, है ना। वर्क डन बाय टॉर्क क्या होगा, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है रोटेशन में। डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है रोटेशन में, एंगल्स में होती है, डी थीटा में होती है ना। तो टॉर्क इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो दोनों वर्क एक ही बात पड़ती है वैसे तो, सिंपल है। सो अपने को वर्क डन लिखना है, सिंपल, ठीक है। तो देखो भाई हम क्या मानते हैं कि कैसे मानना पड़ेगा अपने को। अब देखो जब फोर्स कांस्टेंट हो तो अपने को ये नहीं करना पड़ता, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से हो जाता है। ऐसे ही अगर टॉर्क कांस्टेंट हो, टॉर्क अगर कांस्टेंट हो तो टॉर्क इंटू थीटा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट अगर वेरिएबल हो तो टी डी थीटा करना पड़ता है अपने को, टी डी थीटा करना पड़ता है ना। तो अब देखते हैं कि भाई टॉर्क वेरिएबल लगाना पड़ेगा अपने को इस पे, या टॉर्क कांस्टेंट से काम चल जाएगा। अच्छा इसमें हम टॉर्क की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा तो अभी कि भाई ये जो घूम रहा है, या तो घुमाना है ना अपने को इसको, तो घुमाना है तो फोर्स से नहीं घुमाएंगे हम, टॉर्क से घुमाएंगे, लगाएंगे तो फोर्स ही, ठीक है। बट लिखते टाइम हम टॉर्क लिखेंगे, इजी रहेगा, ठीक है। सो देखो कि भाई अपने को देखना है कि भाई टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है। सो देखो ये जब जनरल एंगल थीटा पे था, ठीक है, डायपोल, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, ठीक है, ये डायपोल है अपना, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में साथ साथ बनाता जा रहा हूं, ठीक है। सो जब ये जनरल एंगल थीटा पे है तो थीटा से डी थीटा इसको डिस्प्लेस अगर करें, ठीक है, थीटा से डी थीटा एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करें तो अपने को कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो थीटा से डी थीटा का वर्क लिखेंगे हम, ठीक है, थीटा से डी थीटा का वर्क लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। तो अब देखो पहले ये देखना था कि भाई कांस्टेंट है या वेरिएबल है ना, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई इस प्लस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है क्यूई, माइनस पे पीछे लग रहा है क्यूई, है ना। तो इसको जब हम थीटा से डी थीटा घुमाएंगे, है ना, थीटा से डी थीटा घुमाएंगे तो ये फोर्स और ये फोर्स घूमने नहीं दे रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। जब हम इसको थीटा से डी थीटा घुमाएंगे तो ये जो फोर्स है ये उसको अपोज कर रहा होगा, तो अपने को टॉर्क किस तरफ लगाना पड़ेगा, जिस तरफ ये घुमाना चाहता है उसका उल्टा लगाना पड़ेगा। बात क्लियर, ठीक है। अच्छा एक कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई सर जी अपने को तो ना यहां से यहां लेके आना था, है ना, यहां से यहां लेके आना था, बट आप ये इस तरफ डी थीटा क्यों ले रहे हो, ठीक है। उसका एक स्टैंडर्ड रूल क्या है कि भाई x के बाद dx होता है, x के पीछे dx हम नहीं लिखते कभी भी, है ना। तो ऐसे ही थीटा के बाद डी थीटा लिख सकते हैं हम। थीटा देखो कैसे मेजर किया हुआ है, जो अपना स्टैंडर्ड थीटा है वो हमने ऐसे मेजर किया है ना, तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो थीटा से डी थीटा अगर जाना है तो हम इसी तरफ डी थीटा जाएंगे, ठीक है। बट जो फाइनल वर्क लिखेंगे उसमें लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स में काम सेट हो जाएगा, है ना। लिमिट्स कहां से कहां कर देंगे, लिमिट्स यहां से यहां कर दो तो वो अपने आप समझ जाएगा कि यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। तो थीटा पे डी थीटा तो ऐसे ही लो, बट लिमिट यहां से यहां सेट कर दो, इंटीग्रेशन अपने आप से समझ जाएगा कि भाई यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक बात, ठीक है। सो देखो
जब ये यहाँ पे है, ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपना किस तरफ आया, किस तरफ आया, क्लॉकवाइज आया, और वैल्यू कितनी आई, क्यू ई साइन थीटा आई थी। सिंपल है, सिंपल। अच्छा, सो अब इसको अपने को यहां से डी थीटा घुमाना है, डी थीटा, ठीक है, तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा अपने को। एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है, कितना लगाना पड़ेगा, इसके बराबर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम लगाओगे तो घुमा ही नहीं पाओगे, इससे ज्यादा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा लगाएंगे तो ये बहुत स्पीड से घूमेगा, स्पीड से घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी आ गई तो अपनी ये डेफिनेशन फेल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें काइनेटिक आ नहीं रही है कहीं भी, है ना। वैसे वर्क पावर एनर्जी में, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक होती है ना, बट यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ नहीं है तो काइनेटिक लानी भी नहीं है। सो अपने को जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा वो इसके इक्वल ही लगाना पड़ेगा, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। सही बात है ना। तो जैसे ये इस तरह घुमा रहा, अपने को ऐसे घुमाना, तो अब डी थीटा घुमाने में वर्क को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। बात क्लियर। अच्छा, अब ना ये भी चेक करना था कि भाई टॉर्क कांस्टेंट लगाना है या वेरिएबल लगाना है, वो अपने को यहाँ दिख ही रहा होगा कि टॉर्क कितना लगाना पड़ रहा है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, और जब हम इसको घुमा रहे हैं तो थीटा तो चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तो टॉर्क कैसा है, वेरिएबल है। डन है, ठीक है। सो देखो अब आगे करते हैं, वर्क डन लिखना है अपने को, टॉर्क डॉट डी थीटा। अब देखो टॉर्क किस तरफ लगाया और डी थीटा किस तरफ लगाया, इनकी भी डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। सो देखो हमने टॉर्क एक्सटर्नल किस तरफ लगाया, इस तरफ, है ना, और डी थीटा डिस्प्लेस किस तरफ हुआ, इसी तरफ, सिंपल है, डी थीटा भी इसी तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो डी डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू क्यू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब देख लो, अब अपने को वर्क कहां से कहां लिखना है, रेफरेंस लाइन से इस तक लिखना है ना। सो वर्क में अपने को रेफरेंस पॉइंट क्या था, ये कहां पे एंगल क्या था, थीटा। सो थीटा इनिशियल कितना था, 90 था, एंड थीटा फाइनल ये था, ये क्या है, थीटा फाइनल, थीटा ही है ना। तो वर्क डन अपने को कहां से कहां लिखना है, थीटा इनिशियल 90 से थीटा 0 तक। याद आ गई ये बात, क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस से लेके आना थीटा तक, ठीक है। सो थीटा थीटा सॉरी, सो बस इंटीग्रेशन कर दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन माइनस, सो क्यू ई माइनस कॉस थीटा, माइनस को यहाँ बाहर रख दो, ठीक है, इंटीग्रेशन में नीचे 90 ऊपर थीटा, तो क्या आ गया, माइनस क्यू ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, 1 होता है क्या, नहीं 0 होता है, 0। सो वर्क डन इज माइनस क्यू ई कॉस थीटा। बात क्लियर। एंड वर्क डन ही क्या है, वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, सिंपल है। अच्छा देखो एक दिक्कत कर दी मैंने, ठीक है, तुम्हें समझ आ गई होगी, ये क्यू ई नहीं था, ये क्या था, पी ई था, ठीक है, ये देख लेना, पी ई साइन थीटा था हर जगह, ठीक है। तो क्या क्या वर्क डन बन गया अपने पास, क्या बन गया भाई, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, ओ सॉरी पी ई कॉस थीटा नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए क्या करना है अपने को, याद रखने के लिए क्या करना है कि भाई एक पी वेक्टर है अपने पास, पी वेक्टर ऐसे है एंड ई वेक्टर ऐसे है, और ये एंगल है थीटा, है ना। तो पी कॉस थीटा क्या होता है, पी डॉट ई, पी कॉस थीटा इज पी डॉट ई, है ना। एंड नेगेटिव साइन, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो आता नहीं, उसमें तो डायरेक्ट आता है ना। सो पी ई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी डॉट ई, क्या ई डॉट पी भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी डॉट ए आर सेम, सिंपल। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी बनी वो बनी
माइनस पी डॉट ई। बात क्लियर? ठीक है। सो फॉर्मूले याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट, आसान। टॉर्क इज पी क्रॉस ई एंड पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट कर देते हैं माइनस पी डॉट ई। सो फॉर्मूले अपने पास दो निकल के आए हैं, सिंपल है। आई थिंक डेरिवेशन आपको याद हो जाएगी, ठीक है, सिंपल होगी, ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आगे चलते हैं, इसी डेरिवेशन पे थोड़ा काम करेंगे अभी, ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आई एम रबिंग इट। बड़को स्नैपशॉट नहीं लेने हैं, लिखना है इसको, ठीक है। जब तक नहीं लिखोगे तब तक काम नहीं होगा। मैं भी तुम्हें स्नैपशॉट ही दे सकता था डायरेक्ट, किताबें हैं तुम्हारे पास, किताबें हैं, किताबों से काम नहीं होता। तो लिखते हैं, मास्टर लिखता है, बच्चे लिखते हैं, तभी समझ आता है। गॉट इट? अब अपने को इसमें क्या करना है, अब अपने को हर एक पोजीशन पे एक बार सोचना है, जो अपनी सिंपल पोजीशन होंगी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और पोटेंशियल एनर्जी से एक और बात अपने को पता है भाई, क्या पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अपने को हिल की तरह दिखता है, हिल की तरह दिखता है। और हिल का जहाँ मैक्सिमा होता है वहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहाँ मिनिमा होता है वहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक बात? तो वही चेक करेंगे हम, ठीक है। सो देखो पोजीशन बनाते हैं अपन, ठीक है। तो पहली पोजीशन ई ऐसे है और डायपोल इस तरफ है पी, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी को पीई मत लिखना, क्योंकि इसमें पी और ई दोनों है, कंफ्यूज हो जाओगे कि पीई है या पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ पी ओ टी ई एन जी, बस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं तो माइनस पी ई कॉस थीटा। सो वेयर इज ई? ई इसी तरफ है, पी भी इसी तरफ है। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? एंगल बिटवीन देम इज 0। कॉस 0 क्या होता है? -1 होता है। कॉस 0 कितना होता है? 1। सो माइनस पीई, सिंपल, वैल्यू आ गई माइनस पीई, सिंपल। दूसरा, अगर यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, ऐसा अगर हो जाए तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये बन गई एंड ई ऐसे है। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन ई एंड पी? एंगल देखने के लिए अपने को ई बनाना पड़ेगा, जहां से ई स्टार्ट हुआ है वहीं से पी को स्टार्ट करो, ऐसे आएगा पी। एंगल कितना? 180। तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई कॉस 180, मतलब कितना आ गया? कॉस 180 इज -1, तो क्या बन गया? पीई बन गया भाई, है ना। अच्छा अब ये देखो, क्या ये पोजीशन इक्विलिब्रियम है? क्या ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नेट फोर्स तो इसमें हर जगह 0 था, 0 ही था ना, हर जगह ही 0 है। तो हर जगह ही इक्विलिब्रियम है, बट वो इक्विलिब्रियम चलने वाला है, चलने वाला। घूमने वाला इक्विलिब्रियम अलग हो जाएगा, है ना। ये चलेगा तो नहीं बिल्कुल भी, इसका सेंटर यहीं रहेगा हमेशा, बट घूम तो सकता है। तो घूमने वाला भी इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम की तरह ही सोचेंगे अपन, है ना। सो अगर हम देखें इस पोजीशन पे, देखो इस पोजीशन पे, इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा क्यू ई, इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा क्यू ई, सिंपल है ना। तो ये क्यू ई और ये क्यू ई, क्या ये क्यू ई इसको घुमाना चाहते हैं? नहीं घुमाना चाहते, घुमाना तो नहीं चाहते बिल्कुल भी, बट मतलब घुमाना नहीं चाहते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम तो है ना। बट अब स्टेबल अनस्टेबल चेक करना है। स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या करना चाहिए अपने को? थोड़ा सा घुमाओ इसको, अगर वापस यहीं आ गया तो स्टेबल, अगर वापस नहीं आया अनस्टेबल, है ना। सो थोड़ा सा हिलाओ इसको, थोड़ा सा ये लो, ऐसे हिला दिया है ना। सो ये क्यूई इस तरफ हो गया और ये क्यूई इस तरफ हो गया। क्या करेंगे ये क्यूई क्या करेंगे? ऐसे है, उस तरफ खींचो, उस तरफ खींचो, वापस यहीं आ गया, सिंपल। नीचे रखोगे ये प्लस तो इस पे इस तरफ क्यूई, ये माइनस तो इस पे इस तरफ क्यूई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये इसको ऐसे वापस घुमाएंगे, तो ऐसे लेके जाओगे तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे लेके जाओगे तो ऐसे घूम जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम भी है और दूसरा स्टेबल भी है। बात क्लियर? सो यहां से अपने को फोटो से ही दिख रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम है और कैसा है? स्टेबल है ना।
एक दूसरी बात अपने को स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी चेक करनी चाहिए, क्या मिनिमम है, मैक्सिमम है या क्या है ना। सो फॉर्मूले पे चलो, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो है पीई माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा। अब जब कोस थीटा की वैल्यू, अब देखो यहां से देखो, ये तो माइनस पीई है ही ना। अब कोस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा तो नेगेटिव है तो वैल्यू मिनिमम होगी, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि -2x की मिनिमम वैल्यू कहां होगी, ठीक है, x की वैल्यू मान लो हम 5 से 10 रख सकते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम, ठीक है, कहां होगी, 5 पुट करो इसमें, कितनी आएगी, -10 आएगी। ये क्या वैल्यू है, मैक्सिमम। तो जब x की वैल्यू मिनिमम पुट की तो ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम आई, है ना। और जब x की वैल्यू मैक्सिमम पुट करी तो वैल्यू क्या आई, -20, ये क्या आई, मिनिमम आई। सिंपल है, समझ गए, बात क्लियर है। तो cos थीटा जब मैक्सिमम होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम होगी तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कितने थीटा पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। बात क्लियर। तो 0 डिग्री पे अपने को क्या दिख गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर्मूले से भी दिख गया, यहां से भी दिख गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जल्दी से, बहुत ही सिंपल जाएगा इसके अंदर कि भाई दोनों पे फोर्स देखते हैं। तो इस पर आगे लगा, आगे पॉजिटिव है ना, आगे QE, इस पे पीछे लगा QE, ठीक है। तो क्या ये फोर्स इसको घुमाना चाहेंगे, घुमाना तो नहीं चाहेंगे, है ना, मतलब ऐसे है, ऐसे पेन है, दोनों तरफ से उसको पुश करो, घूमेगा तो नहीं, बट थोड़ा सा एंगल घुमा दो, थोड़ा सा एंगल, ऐसे ऐसे घुमाते ही टक, है ना, क्लियर है ना, ऐसे तो नहीं देखते, जोर लगा रहा हूँ पूरा, है ना। अब ऐसे फटैक होगी, है ना। तो क्या हुआ भाई कि इसको अब हम अगर थीटा एंगल ऊपर लेके जाते हैं, ये प्लस माइनस, तो माइनस वाले पे फोर्स लगेगा इस तरफ QE, प्लस वाले पे लगेगा आगे की तरफ QE। तो क्या करेगा ये फोर्स और ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। क्या इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा यहां रखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस पे ऐसे लगेगा, प्लस पे ऐसे लगेगा, सिंपल है। तो ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जैसे इसको थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर कर दोगे ऐसे होने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो और आगे भागने की कोशिश करेगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम दिख रहा है, इक्विलिब्रियम तो है, क्योंकि इस पोजीशन पे तो कुछ नहीं हो रहा, बट शिफ्ट करते ही, थोड़ा सा हिलते ही इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो गया। तो इक्विलिब्रियम तो है बट कैसा है, अनस्टेबल है, सिंपल। अच्छा एनर्जी से भी सोच सकते हैं आप, एनर्जी से सोचते हैं, एनर्जी से सोचेंगे तो अपनी एनर्जी क्या होनी चाहिए, अनस्टेबल पे मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज -PE cos थीटा। अब इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए तो cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। पिछले वाला सिंपल सी, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और किस थीटा पे होती है, 180 पे होती है। सो जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी -PE cos 180 इज -1 PE बनेगी, है ना। सो ये वैल्यू कैसी बनी, ये वैल्यू बनी मैक्सिमम, मैक्सिमम बनी तो कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है, ठीक है, पूरा लिख दोगे, सिंपल है, छाप दोगे, ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे भी इस पे सवाल करते हैं एक आधा, हाँ जस्ट नोट करो एक बार, सवाल करते हैं इस पे थोड़ा, ठीक है। आई थिंक यू हैव नोटेड इट, आई एम जस्ट रबिंग इट। अब इसमें हम वर्क एनर्जी के सवाल कर पाएंगे आराम से, जैसे वर्क एनर्जी पे कि भाई इस पोजीशन पे छोड़ो, इस पोजीशन तक जाएगा तो कितनी एनर्जी आएगी, कुछ ऐसे ऐसे सवाल, ठीक है। तो वो देखते हैं, वेलोसिटी वगैरह निकालनी पड़ सकती है, ठीक है। तो देखो एक बार,
प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या अटक गई अपनी, अटकी नहीं है, आई है अभी, अटकेगी नहीं बिल्कुल भी, आसानी आएगी। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल ऐसे रख दिया हमने, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, साथ में इसका भी एम मास ले लो और इसका भी एम मास ले लो, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी लिखनी है ना, तो मासेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस पोजीशन से हमने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। इस पोजीशन रिलीज करते ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, जीरो। तो जीरो पे स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, कुछ भी नहीं होता। अरे जीरो तो कहीं भी लिख सकते हैं आप, है ना। स्टेबल अनस्टेबल पे तो मैक्सिमम मिनिमम होता है, वो हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ही नहीं, दिख भी रहा है, इस पे आगे फोर्स लगेगा, इस पे पीछे लगेगा, है ना। तो अब सवाल क्या है, इनिशियल पोजीशन अपनी ये है, ठीक है। सो फाइनल जब ये पोजीशन यहाँ हो जाएगी तो अपने को दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी है, और दोनों की वेलोसिटी सेम ही रहेगी, है ना। दोनों का मास सेम है, फोर्स सेम लगा है, सब सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको इनिशियल पोजीशन से रिलीज किया, ठीक है। डाइपोल इज रिलीज्ड from initial position as given find velocity of charges की velocity बतानी है, दोनों की velocity of charges at given final position, so velocity बतानी है, ठीक है। so क्या करोगे, पोज करोगे, अपने आप से सोल्व करोगे पक्का, अरे कर लो ना, अरे मान जाओ अरे मान जाओ भाई, नहीं मानोगे, बहन हो तुम भी मान जाओ, अरे सब मान जाओ। देखो देखो क्या लिखेंगे आप, वर्क एनर्जी लिखेंगे यहाँ पे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे तो कहती है, कहे जान दो। दूसरी बात क्या थी कि भाई हम जो फोर्स लिख रहे हैं उसकी अगर एनर्जी लिख दें, फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी एनर्जी कौन सी है, एनर्जी हमने अभी लिखी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दे और काइनेटिक लिख दे तो सिंपल हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू जीरो, या फिर इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, दोनों चीजें लिख सकते हैं, है ना। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ पे लिखो, यहाँ पे था ये, यहाँ पे था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी भाई, माइनस पी ई कॉस 90 इज जीरो, सिंपल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, शुरू ही किया था, जीरो थी, यहाँ पे आ गया ये प्लस ये माइनस, इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, है ना। तो इस पोजीशन पे लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा, देखो पी भी इस तरफ है और ई भी इसी तरफ है, तो कॉस थीटा इज जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी इंटू ई। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, दोनों की हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, सो एम वी स्क्वेयर, डन। सो इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल एनर्जी, है ही नहीं, जीरो है। व्हाट इज फाइनल, माइनस पी ई प्लस एम वी स्क्वेयर, सो वी की वैल्यू बन जाएगी पी ई बाय एम का अंडर रूट। बात क्लियर, सिंपल। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। देखो भाई, इस पे और किस टाइप का सवाल आ सकता है, सवाल ऐसा बन सकता है कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P फ्रॉम एंगल 60 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड वर्क डन इन मूविंग, ठीक है। अच्छा, वर्क डन इन मूविंग डाइपोल को अपने को क्या करना है, 60 डिग्री से, यहाँ पे था मतलब 60 डिग्री टू 90 डिग्री, ये एंगल किसके साथ, विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था, 60 डिग्री इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, एंड 90 डिग्री फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल 90 डिग्री। अपने को वर्क डन लिखना है, तो किसका लिखना है, वर्क डन इन मूविंग, इसको मूव कराना है, कौन कराएगा, मैं कराऊंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हूं क्या, नहीं, एक्सटर्नल फोर्स, सिंपल बात है। तो किसका वर्क लिखना है, एक्सटर्नल फोर्स का, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये अपने को वैसे ही पता होना चाहिए भाई,
हो सकता है सवाल में वो ना ही बोले, है ना। तो वर्क डन किसका लिखना है, एक्सटर्नल फोर्स का लिखना है, इसको 60 से 90 लेके जाना है ना। तो ये करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड अपने पास क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल। व्हाट इज पीई फाइनल, पीई फाइनल इज माइनस पीई कॉस फाइनल में एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस इनिशियल, इनिशियल ये है तो माइनस ऑफ माइनस पीई कॉस 60 डिग्री, सिंपल। तो पीई कॉस 90 तो है ही नहीं, जीरो हो गया। सो आंसर इज माइनस माइनस प्लस पीई कॉस 60 इज 1/2। सो यही क्या होगा, वर्क डन होगा, है ना। जैसे वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा है कि इसको भगाना है, भगा के नहीं लाना है ना, भगा के नहीं लाना है, तो सिंपल ही बात क्लियर है। अच्छा अभी ना अपने कुछ सवाल थे, ठीक है, पेपर में सवाल थे और कुछ तुम्हारे असाइनमेंट्स के थे, तो मैं पहले कुछ क्लास में किए थे, एक सवाल 2 सवाल वो करा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो उनको देखना एक बार, अगर तुमने कर लिए हो तो एक बार सवाल देख लो, कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहीं पे तुम बाय बाय कर सकते हो मेरे को, नहीं तो सवाल देख लेंगे, ठीक है। तो सवाल देखो कुछ ये था, ये IIT एडवांस में सवाल पूछा गया है, एडवांस में सवाल पूछा गया है ये, ठीक है। हाँ तो ये पीछे की तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये प्लस 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 चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा और ये भी प्लस चार्ज, इसकी चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा, ठीक है। अच्छा और साथ में क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल है 90 डिग्री और ये रेडियस r एंड इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। सो जिसका सवाल हो गया अच्छी बात है, ठीक है। यही सवाल इसके आगे, इसके अगला सवाल भी आसान ही है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये अपना आया है IIT एडवांस में, ठीक है। तो सवाल तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपने को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। सो 3 चीज़ें दिख रही हैं, 3 चीज़ों में तोड़ दो इसको, 3 चीज़ों में तोड़ देंगे, 1 2 3, तीनों की वजह से लिखेंगे, तीनों की वजह से लिखेंगे भाई। सो इसकी वजह से लिखें, देखो इसको ना अगर ऐसे बना लेते ना तो और ज़्यादा आसान दिखता, फोटो को ऐसे बना लेते, ऐसे अगर एग्जामिनर ऐसे दे देता तो बहुत आसान दिखता और ज़्यादा। सो अब देखो इस नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाली वायर को देखते हैं। ऊपर वाली वायर का चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से, इससे ये है भाई, मतलब ये है ना, ये r है, ये एंगल कितना होगा 45, तो r cos 45 r/√2 है भाई डिस्टेंस। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या पता लगी, r/√2, है ना। अब दूसरा क्या देखना होता है अपने को, एंगल देखना होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ऊपर वाले पॉइंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नीचे वाले का डिक्लिनेशन, बट कई बार डिक्लिनेशन की जगह इंक्लिनेशन ही होता है, तो उसको हम नेगेटिव लिख देते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट पे बंदे की आंख है, ऊपर वाले पॉइंट को देखेगा तो θ1 तो कितना आएगा, 90 आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट जा रहा है ना, बिल्कुल सीधा देखेगा तब दिखेगा इसको। दूसरा, अब ये तो एंगल 90 हो गया, दूसरा एंगल डिक्लिनेशन नहीं बना क्योंकि एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंगल भी क्या बन गया, इंक्लिनेशन ही बन गया 45, है ना। तो θ2 को हम क्या लिखेंगे, -45 लिखेंगे, ठीक बात है, ठीक है। सो इसकी वजह से जो फील्ड होगा, फील्ड का फॉर्मूला अपना था Ex लिख रहा हूँ बस मैं, Ey बाद में सोचना है एक बार। Ex मतलब इस डायरेक्शन में जो आएगा, Ex इज k λ/r, r कितना r/√2, साइन ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री माइनस प्लस था, साइन दूसरा एंगल -45 डिग्री, -45 प्लस हो जाएगा, है ना। तो k λ/r√2 ऊपर चला गया, साइन 90 इज 1 प्लस 1/√2, प्लस की जगह माइनस आ गया, Ex तो ये आ गया, ठीक है। Ey भी लिख सकते हैं, बट Ey मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे को नीचे वाली वायर भी दिखती है ना। तो सिर्फ Ey की अगर बात करें तो देखना एक बार, ये पूरी वायर इसके अंदर x है, वो इस तरफ एक फील्ड देगी और ये पूरी वायर एक इस तरफ फील्ड देगी, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना,
है ना, मतलब दोनों के दोनों ऐसे जो इफेक्ट हैं, ऐसे वाले इफेक्ट एक्स एक्सिस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वाई में बचेंगे। नीचे सोचे तो एक्स में बचेंगे, वाई में उड़ जाएंगे, तो वाई में मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, है ना। सो एक वायर की वजह से ये आया, और जो दूसरी नीचे वाली वायर है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, है ना। तो इसकी वजह से जितना, इसकी वजह से भी उतना ही, है ना, उसको ऊपर सोच लो। तो दूसरी वायर की वजह से ई एक्स कितना आएगा, सेम ही सेकेंड वायर से, ठीक है। बचा कौन, सर्कल बचा, है ना, सेमी सर्कल, सॉरी क्वार्टर सर्कल। फॉर्मूला क्या था इसका, क्या था भाई, क्या था के लैम्डा बाय आर इंटू थीटा था सीधा, है ना। वो क्या था, साइन थीटा, ये सीधा थीटा है, ठीक है। सो अब इसकी रेडियस, इसकी डिस्टेंस या रेडियस दोनों ही आर हैं, ठीक है। उसके अंदर आर बाय √2 आ गई थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये आर ही है। सो आर आ गई है, तो थीटा कितना हो गया 90। तो इसकी वजह से क्या आएगा, के लैम्डा बाय आर इंटू थीटा कितना 90 को हम लिखेंगे रेडियंस में π/2, सिंपल, ठीक है। सो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाले तो कट गए, इसकी वजह से भी वाई में आया, इसकी वजह से भी वाई में, और इसकी वजह से भी वाई में। सो ई नेट अपना दो तो ये, सो 2 इंटू √2 के लैम्डा बाय आर 1 - 1/√2, तो ये बन गया। एंड दूसरा के लैम्डा बाय आर इंटू π/2। सो दिस इज अवर आंसर, एंड डायरेक्शन इज -y डायरेक्शन। बात क्लियर, ठीक है। सो जस्ट पोज एंड नोट। एक और सवाल कर रहा हूँ, एक और सवाल था ऐसा ही, वो आसान था थोड़ा, ठीक है, कर लिया होगा नोट तुमने। आई एम रविंग। दूसरे वाले में हाँ, वो भी जेईई मेंस वगैरह में तो पूछा ही हुआ है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आसान ही पड़ेगा। देखो इसके अंदर क्या लिया हमने, 2 सर्कल ही दे रखे हैं, अरे बन ही नहीं रहा, ड्यू टू मैं तेज चलना चाह रहा हूँ, तेज चलना चाहते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, तेज चल के जाना भी कहाँ है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उड़दी स्वाद लेने लग गया हूँ मैं जिंदगी में थोड़ी। R1 R2 दो रेडियस दे रखी हैं, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी दोनों ही क्या है, लैम्डा एंड लैम्डा, ठीक है। तो एक अपने पास ये स्ट्रिप है, ठीक है, दूसरी ये स्ट्रिप है, अपने को दोनों की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है, तो दोनों की वजह से नीचे ही आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा, है ना, बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, के लैम्डा बाय आर इंटू थीटा प्लस के लैम्डा बाय आर इंटू थीटा, यही होगा, है ना। ये एंगल 90 दे रखा होगा पहले, ये एंगल 90 दे रखा है। सो व्हाट इज के, पहला के लैम्डा ही है, बाय आर ही है, R1 है, और थीटा कितना है π/2। दूसरे का के लैम्डा बाय R2 इंटू थीटा कितना है π/2। चिंदी सा सवाल था, ऐसे सवाल पूछ रहे तुम ठीक है। तो आज का चीज़ क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, और हाँ, असाइनमेंट्स के डाउट फिर भेजो, अगली वीडियो में वही बनाने वाला हूँ, अभी आज मैं करने वाला था, ठीक है, बट अपने पास टाइम थोड़ा कम बचा वीडियो के लिए। सो देखो मेरे पास लिखे हैं कुछ सवाल, तो आई हैव रिटन, ठीक है, जो तुमने भेजे हैं मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें सबके आंसर मिलेंगे, ठीक है, और मैं भी बहुत सारे भी सवाल कराने वाला हूँ। अभी इसके बाद अपन गॉस लॉ शुरू करेंगे, तो वो इस चैप्टर का थोड़ा सा अगला पार्ट है। सो इस चैप्टर के पहले सारे सवाल होने चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो देखते ही तुम्हें अपने सारे डाउट्स मेरे को भेजने हैं, जो भी तुम्हें डाउट्स आए सारी असाइनमेंट्स के, ठीक है, और मैं कुछ सवाल कराऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।